नमस्कार दोस्तों, चुनावों का प्रचार दूसरे चरण के लिए आज समाप्त हो गया। 12 राज्यों और लगभग 88 सीट्स पर यह चुनाव प्रचार थम गया है। दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला एक दिन बाद 26 अप्रैल को होगा। चुनाव के बाद गौतम बुद्ध नगर में क्या परिस्थिति है, इसकी परिचर्चा आज हम करेंगे तीनों पार्टी के प्रत्याशियों और आम जनता के साथ। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे एक स्पेशल एक्सपर्ट भी होंगे। तो मेरे साथ मैं स्वागत करता हूं आप सबका। गौरव सिंघल जी हैं समाजवादी पार्टी से, सुनील शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, धीरज ठाकुर जी हैं बहुजन समाज पार्टी से, नेहोवा के सदस्य दिनकर पांडे जी हैं समाज सेवी बहुजन समाज पार्टी सिंह जी हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ राजेश बैरागी जी जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं तीनों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं कि आप लोगों की जो मेहनत एक महीने से चल रही थी वो आज थोड़ा सा आप रिलैक्स में बैठे होंगे। रिलैक्स में बैठे होंगे या हो सकता है अभी परसों की टेंशन ज़्यादा हो, लेकिन भाग दौड़ बच गई है। तो शुरुआत में सुनील शर्मा जी से करता हूँ। सुनील जी, आपका बड़ा शोर है सब जगह, क्या है इस समय परिस्थिति? 30 सेकंड में पहले आप एक ओपनिंग कमेंट दे दीजिए। मेरा सभी साथियों को प्रणाम। तो दूसरे चरण का ये चुनाव, आवाज आ रही है मेरी? दूसरे चरण का जो चुनाव है परसों, इसका प्रचार आज थमा है और सब लोग अपने कार्यकर्ताओं में, अपने बूथ के जो एजेंट है उनको अपना समझाने में लगे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मूल बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर के तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। गौरव सिंघल जी, यही ओपनिंग कमेंट 30 सेकंड आपके लिए। सभी साथियों को प्रणाम करते हुए केवल इतनी बात कहूंगा, अब तक उत्तर प्रदेश लोकसभा आवाज गौरव भाई, आपकी आवाज शायद ब्लूटूथ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आप इसको ठीक कर लीजिए। मैं जो है जब तक ठाकुर धीरज सिंह जी को ले लेता हूं। ठाकुर धीरज सिंह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी जी के समर्थक हैं और पार्टी को उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धीरज ठाकुर जी, 30 सेकंड में आपका एक ओपनिंग रिमार्क। जी, सभी को सादर नमस्कार। मैं ठाकुर धीरज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना। बता देना चाहता हूं कि श्री राजेंद्र सोलंकी जी है, बड़े मजबूत प्रत्याशी है और जीत की पूरी संभावना है और सबसे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। गौरव भाई, आपका सिग्नल ठीक हो गया? आप बताइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत से लगे हुए हैं और मैं इस बार केवल ये कहना चाहता हूं कि अभी तक गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में जितनी बार भी हमारी पार्टी ने कंटेस्ट किया है उसमें सबसे बेहतर चुनाव इस बार हमारी पार्टी ने लड़ा है। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि हमारे पास एक वेल एजुकेटेड कैंडिडेट था जिसकी शहरी समाज पे पकड़ थी, शहरी समाज के मुद्दों को वो समझ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस बार गौतम बुद्ध लोकसभा चुनाव में शायद सुनील शर्मा जी को इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिले और जितनी गंभीरता से वो कहते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी बार सांसद बनेंगे, शायद उनका सपना इस बार साकार ना हो पाए। अब मेरा जो बड़ा प्रश्न है कि मैं तीनों आप लोगों से 30 सेकंड में ये जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में आप लोग जनता के लिए किन किन मुद्दों को लेकर गए हैं, जनता तक कैसे पहुंचे? शुरुआत गौरव जी आपसे।
देखिए, हम मैनिफेस्टो था, उसमें हम लोगों ने सोसाइटियों की समस्याओं को, शहर की समस्याओं को और एक आम परिवार की समस्याओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए थे। और भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों से कोई मतलब नहीं था, भारतीय जनता पार्टी केवल केवल मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव में गई थी, और हमारी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चुनाव मैदान में गई थी। जनता ने उनका समर्थन भी किया है, और जितने भी मुद्दे थे सोसाइटी में मुद्दा था, और जहां तक की सूचना है कि डॉक्टर महेश शर्मा को घुसने भी नहीं दिया गया। जनता का विरोध डॉक्टर महेश शर्मा को इस बार झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जनता के मुद्दों पर भी बात ही नहीं की। डॉक्टर महेश शर्मा ने क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से बचना चाहती है। ठीक है, उन्होंने ठीक है, हमारी महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच में थी। ठीक है, मैं अब सुनील शर्मा जी आपके पास अभी आऊंगा। पहले एक बार धीरज ठाकुर जी से भी पूछ लूं कि वो किन किन मुद्दों को लेकर गए हैं। धीरज जी, आपकी पार्टी जी। देखिए, हम जो मुद्दों को लेके गए, एक सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, और जातिवाद जो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने फैलाया हुआ था उसको खत्म करने का है। और काफी हद तक अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है, और हमने एग्जाम्पल उसका दे दिया है। सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ी हुई है, हर समाज से, हर जाति धर्म के लोग समर्थन दे रहे हैं। तो इसका मतलब जातिवाद कुछ हद तक खत्म करने की शुरुआत कर, जो कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने यहाँ पे फैलाया हुआ था। ओके, अब सुनील शर्मा जी, आपके दोनों विरोधियों के मैंने बातें सुन ली। जो आपने शुरू में एक ओपनिंग कमेंट दिया था कि तीसरी बार डॉक्टर साहब बनने जा रहे हैं, अब आपके दोनों तरफ ये लोग बैठे हुए, क्या लगता है आपको? भाई साहब, मैं बहुत गंभीरता के साथ आपको बता देता हूँ, 2019 का चुनाव ये दोनों मिलकर लड़े थे, और परिणाम सबके सामने हैं। और धीरज भाई की मैं बात का जवाब दे देता हूँ। डॉक्टर साहब जातिवादी हैं, ये उस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं 10th क्लास में पढ़ता था, अपने कानों से सुना था, आंखों से देखा था। मीरपुर इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बहन जी ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये उस पार्टी की नुमाइंदगी कर। एक मिनट धीरज भाई, मैं बोला नहीं, प्लीज। ठीक है, मैं बोला करके बोलिए। ये उस पार्टी की नुमाइंदगी जो जातिवाद की जड़ है इस उत्तर प्रदेश में। और ये तो एमआई की राजनीति करते रहे भाई साहब एमआई की राजनीति करते रहे, और एमआई की राजनीति करते रहे। और क्या कहूँ, पूरा परिवार, पूरा कुनबा, बेटा, बाबा, दादा, पोता, सब राजनीति में। सुनील भाई, सबका जो हो रहा है। और मुद्दा हमने जो सुरक्षा दी है उसको आश्वस्त करते हुए स्थिर रहेगी। उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी जी और मोदी जी के कंधे पर है। जो सपा की गुंडई, आतंक, माफियागिरी फैल रही थी उत्तर प्रदेश में, उसका सफाया करने का काम योगी जी ने किया। देखिए, मैं सुरक्षा की गारंटी भैया, गौरव भाई, मैंने आपको यार बोलने का मौका दिया, आप पूरे बोलते यार। मेरी बात सुन लो, आप बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, वादा कर रहा हूँ। सब समाजवादी की पार्टी की जो गुंडई माफियागिरी उत्तर प्रदेश में फैली थी, उसे योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म करने का प्रयास किया है। और अंतरात्माओं से कहता हूँ, धीरज भाई का बैठे जरूर हैं, मन आज भी योगी जी के साथ है। उनकी मुस्कुराहट बता रही है, उनका हाथ कांपेगा हाथी पर बटन अगर वो दबाने जाएंगे। उनके अंतरात्मा गवाही नहीं की, मैं जानता हूँ। मैंने बसपा को समर्थन किया था सतवीर नागर जी के साथ में, पिछली बार बसपा को समर्थन किया था, और अब की बार भी मैं बसपा के समर्थन में हूँ। और तिलक तराजू तलवार वाली आपकी बात में बता देना चाहता हूँ श्रीमान जी, कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और यदि कोई स्टेटमेंट है तो आप उसको उजागर करें। आपके बीच में नहीं बोला था, आप प्लीज बोलने दे मुझे। यदि कोई ऐसी स्टेटमेंट है तो मायावती जी ने ये कह दिया है कि मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगी, यदि मैंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया। बहुत बढ़िया। अब जो है आप तीनों रुक जाइए। अब मैं जो मेरे पास बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे भी एक एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं। राजेश बैरागी जी, मैं आपके पास इसके बाद आऊंगा। पहले मैं जो हमारे पास दो लोग हैं जो आम आदमी हैं, एक आम लोगों की लड़ाई लड़ती है संस्था नेफोवा, उसके दिनकर पांडे जी, और एक समाज सेवी। मैं भी खास नहीं हूं। ठीक है, मैं जो समाज सेवी है जोगिंदर सिंह जी, उनके पास। दिनकर जी, ये जो तीनों राजनीतिक दलों ने कहा, और ये मेरे ख्याल से 20-25 दिन का पूरा एक खेल रहा है,
प्रचार का, इनके दावों में कितना सच है कि ये लोग सच में आप लोगों तक आए हैं? इनके मुद्दे आपको पता हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक क्लेरिफिकेशन है सबको सादर नमस्कार करते हुए कि मेरे जो विचार हैं निजी हैं, किसी संस्था के नहीं है, तो इसको निजी रूप में बिल्कुल। ही देखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो जी। तीनों प्रत्याशी हैं, अभी तक हमारी सोसाइटी में तीनों में से कोई भी प्रत्याशी नहीं आया है। पहली बात, हमारे पास आया है डॉक्टर साहब का एसएमएस, दोनों डॉक्टर साहब का, एसपी और बीजेपी का, बीएसपी का सॉरी नहीं आया है हमारे पास मैसेज भी। और भाजपा एक वोटर भाई साहब, आवाज स्लिप नहीं और एक चिट्ठी आ रही भाई बांट साहब। रही है, वो घर तक आई है। ओके जी। ठीक है। अब इसके बाद लड़ाई की बात होती है, जब प्रत्याशी आए ही नहीं, आप लोगों का घोषणा पत्र हमें मिला ही नहीं, और अभी भी जो बात कर रहे हैं, ना तो कोई श्मशान की बात कर रहा है, ना कोई फ्लाईओवर अंडरपास की बात कर रहा, ना कोई बस की बात कर रहा, ना मेट्रो की, ना रजिस्ट्री की। हमारे मुद्दे तो गायब हैं। एक ही चीज हुई है, मैं इसमें बहुत सकारात्मक चीज ढूंढ रहा था और आज ही ढूंढ के लाया हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं कड़वा तेल का दाम सस्ता हो गया है। एक ग्राफ में आपको भेज दूंगा, इंडेक्स अगर देखेंगे तो ऊपर गया था, अभी नीचे हो गया, सस्ता हो गया है वो, तो उससे हम खुश हैं। ठीक है। उसके अलावा ना तो पिछले 5 साल में शर्मा जी दिखे, ना अगले 5 साल में दिखने की उम्मीद है, ना बाकी के दोनों प्रत्याशी दिखे। हम तो होपलेस हैं। हमारे मुद्दों की बात कौन करेगा? जब हमारे साथ आप बैठेंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे, हमारे पास आएंगे नहीं, सड़क पे निकलेंगे नहीं, सोसाइटी में घूमेंगे नहीं, तो बिल्डर कैसा अत्याचार कर रहा है, रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन में क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ कोई काल कवलित हो जाता है तो सेक्टर 94 ले जाने में क्या दिक्कत होती है, आपको जी। कैसे पता चलेगा? आपको आना पड़ेगा ना यहाँ पे। आप जीत जाएं, भले ही जीत जाएं, 7 लाख नहीं 10 लाख से जीत जाएं, लेकिन हमारे लिए एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में याद किए जाएंगे जो ना केवल कोई काम नहीं कर पाया, बल्कि काम करने की इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाई, ना उस मुद्दों को समझने की कोशिश की, ना उस पे कुछ काम किया। कुत्तों से हम परेशान हैं। हमारी सोसाइटी में इतने कुत्ते कहां से घुस गए? अब सारे नियम कानून हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन जो प्लॉट अथॉरिटी ने दिया, क्या वहां पे डॉग शेल्टर होम बना के दिया था? जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आते जब वो घटनाएं होती हैं? लेकिन जब हमारे ऊपर पुलिस एक्शन लिया जाता है, तब तो बड़े डिसेंट करने आ जाते हैं उनके लोग। तो हमारे मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही। अभी भी आपने ओपनिंग रिमार्क में जो मौका दिया, मुझे नहीं लगता तीनों में से ठीक किसी है, ने ठीक भी है, हमारे इसको मुद्दे है। की बात की है। जोगिंदर सिंह जी, आपका ओपनिंग रिमार्क इन सभी लोगों पर। मैं आपसे एक बात कहूंगा इस बारे में। एक शब्द है नूरा कुश्ती, उर्दू का शब्द है वैसे, और इसका मतलब ये होता है कि पहले से सब कुछ तय है। जितने भी कैंडिडेट, देखो बहुजन समाज पार्टी के बारे में हर एक आदमी अब जानता है कि वो बीजेपी के साथ लगी हुई है, और आज की स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में वोट वाला काम कर रही है। क्लियर? मैं बात करिएगा, आप बहुजन समाज पार्टी से नहीं, हम लोग मुद्दे पे कर रहे, रहे मुद्दे पे रहे, मुद्दे लेकिन जो इन्होंने ये मुद्दे शब्द बताए हैं, मेरे उस पे नहीं आपका है। क्या रिमार्क है? जी जी जी। ये शब्द मेरे नहीं है, ये आज पूरे समाज में ये मैसेज जा रहा है। और दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा। हमारा जो मैं जिले के ऊपर आऊं तो जिले के अंदर ये समस्याएं जो हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की देन है। हमारा जिले काफी हद तक जो पीछे पिछड़ा हुआ है सारे मुद्दों के ऊपर, जो काम नहीं हुए। उसके बाद आज जो पिछले 10 साल थे, उन्हीं कदमों पर हमारी बीजेपी भी चली है। सच्चाई यही है कि किसी ने भी, ये तीनों पार्टियों ने, इससे पहले कांग्रेस भी रही, जो कोई भी काम हुए हैं वो जो सा मास्टर प्लान के अंतर्गत काम हुए हैं, इन पार्टियों की पॉलिसी से कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ के जितने, और सबसे ज्यादा मतलब दुधारू गाय की तरह हम लोगों को इन लोगों ने धोया है, हमारे यहाँ के नागरिकों को। और धोया नहीं, धोखे दिए, मैं शब्द बोलूंगा उसमें। मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ, और मैं आपको घटना देता हूँ पिछले विधानसभा चुनाव की। उस समय किसानों के साथ मैं धरने में भी था, और जिस दिन इनके साइन हुए, समझौते के साइन हुए, धरना उठा, तो उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि आपके साथ धोखा हो गया। मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने सब लोगों को समझाया था। उस दिन के बाद तक आज तक भी उपलब्धि जीरो है। हम फ्लैट बायर्स कहें, ये जो कांत कमेटी की बात करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि हमने पार्लियामेंट में बोला है, विधानसभा में बोला, ये कांत कमेटी जो बनी है, अमिताभ कमेटी बनी है, ये कोर्ट के आदेश से बनी है।
और उस कमेटी ने जो भी आदेश किया उसको लागू नहीं किया। अब उसका साफ आदेश है इस कमेटी का, जो सुझाव है या आदेश है, जो कुछ भी है, जो लागू करना था वो था सरकार जाने और बिल्डर जाने। आप फ्लैट बायर्स को कब्जा देंगे। मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। तो ये भी 25% का जो मामला नहीं, अभी दोबारा आएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 1 मिनट ही ले रहा हूं, मैं इस चीज को पूरा कर लूं। तो वो भी धोखा हो गया। आज की डेट में मैं ये बोलूं कि आज हम हमारे फ्लैट बायर्स के सामने कह लीजिए, या हम नोएडा के किसानों के बारे में कह लीजिए, और थोड़ा बहुत रेडी पटरे वाले जो यहाँ पे मजदूर जो गाड़ी चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, इसी 3-4 तरह के लोग रहते हैं सिटी में। पर कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है ना। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अब इलेक्शन के टाइम आए हैं। जोगिंदर सिंह जी, एक मिनट, अभी बैरागी जी वेट कर रहे हैं, मैं ले लूं फिर आपको लूंगा। राजेश बैरागी जी, यहाँ अब स्थिति ये हो गई कि ये बेचारे मुर्गी तो अपनी जान से गई नहीं आ रही, और प्रचार करते करते थक गए ये सारे लोग, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और जो जनता है वो कह रही है कि भाई हमारे पास तक तो कुछ आया नहीं। तो ये जो मुद्दों का एक गैप है कि ये लोग कह रहे हैं हमने बहुत प्रचार कर दिया, हमने इसकी मांग उठाई, उसकी उठाई, और जनता कह रही है कि है नहीं। तो इस पर आपका क्या कहना है? हेलो, हेलो, तो बैरागी जी की तो आवाज नहीं जा रही है। कनेक्शन कुछ फ्रीज हुआ है। अभी नहीं, एक मिनट, एक शब्द रह गया। जोगिंदर जी, एक मिनट। हमारे तक भी ये सारी पार्टियां नहीं पहुंची हैं। एक मिनट, मैं ये बोलूंगा बीजेपी भी जो पहुंची है वो उसका चुनाव से सब पहले से प्रचार चल रहा है। जो राजेश बैरागी जी बोले, राजेश जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? नहीं, ओके। सुनील शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, भाई साहब ने कहा कि मुद्दों भारतीय जनता पार्टी ने जो है पिछले 10 वर्ष में मुद्दों की बात नहीं की है। उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि गौतम बुद्ध नगर की जो मूल समस्याएं हैं उनकी देन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये बहुत सत्यापित बात है। आम नागरिक से पूछ लीजिए, जो अथॉरिटी की गुंडागर्दी, अथॉरिटी के गलत तरीके की जो प्लानिंग यहाँ रही, उससे निजात पाने में बहुत समय लगेगा यहाँ। और रहा विकास की बात, आप अगर मैं पूरे लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर लिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप जेवर चले जाइए, जेवर का एयरपोर्ट बनाया है, डिग्री कॉलेज बनाया है, इंटर कॉलेज बनाया है, दादरी आएंगे, दादरी में बालिका इंटर कॉलेज बनाया है, फ्लाईओवर बनाया है। आप लोकसभा के अंदर डाटा निकलवा लीजिए, कितने रेलवे के फ्लाईओवर बने हैं उनकी जांच आप करा लीजिए, दादरी से लेकर, और आप चले जाइए खुर्जा तक, लास्ट तक, वहां तक कितने फ्लाईओवर बने हैं। दादरी में जो किसानों की समस्या के कारण रोड नहीं बन पा रहा था, ये बाईपास वाला, दादरी तलप्ता बाईपास वाला, उसके लिए ऊर्जा डिपार्टमेंट से, भारत सरकार के, उसकी जमीन लेकर वहां से बाईपास निकलवाने का काम किया है। आप गांवों में आ जाइए। एक मिनट रोको, हाँ मैं रोक रहा हूँ, आपकी बात सुन ली मैंने। तिलप्ता की आपने बात की, आपके बीजेपी कार्यालय के चौराहे पर 100 मीटर का एक पैसेज है, 100 मीटर का एक पैसेज है, आपसे 6 साल में वो सुलझा नहीं है। ये जमीन की एक्टिविटी करनी, देखिए ऐसा है, प्लानिंग बनने में टाइम तो लगता है। भाई साहब सीनियर आदमी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान, वो खुद जानते हैं। किसी भी कारण ऐसा तो नहीं घोषणा की और रोड बनना शुरू हो गया, उसके लिए किसानों से जमीन दी जा रही है, इंटरनेशनल के साथ फंसे हुए मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। वो 100 मीटर का पैसेज जो है, उसमें ये एक भ्रष्टाचार की कमाई का साधन बन गया है। हर 6 महीने में बरसात में आप लोग जो है बजरी डलवा देते हैं, वहां पे उस ठेकेदार को पैसे मिल जाते हैं, आपसे वो रास्ता नहीं बन रहा 6-7 साल। नहीं देखो, कई बार उसे बनाने का काम भी किया है। कारण क्या है कि
थोड़ा जिज्ञावानी होने के कारण ये समस्या है, और मैं वादा करता हूं और इस पैनल पर बड़ी गंभीरता से कहता हूं कि मेरी जानकारी में वो नहीं था, मैं इसे झूठ भी नहीं बोलूंगा। मैं माननीय विधायक और माननीय सांसद जी के सामने इस विषय को अवश्य रखूंगा। और फ्लाईओवर का गौरव जी, ये जो बात है कि ये तो कह रहे हैं इन्होंने कामों की लाइन लगा रखी है, जेवर एयरपोर्ट ये लाए हैं, तिलकता का बाईपास ये बना रहे हैं, सारे अश्वथ, मुझे तो आपके ना किसी की आवाज समझ में नहीं आती। धीरज भाई, आपको आ रही है मेरी आवाज समझ में? हाँ, मुझे आ रही है जी, मुझे आ रही है। जी जी जी। मैं बता देता हूँ, हाँ, वो तो आ रही है। बीजेपी ने कोई भी किसी तरह का विकास कार्य नहीं किया है। जो पिछले जो सरकारों के काम थे उनको कंटिन्यू जरूर किया है। मोदी के नाम के अलावा इनके पास कुछ होता नहीं। मोदी के नाम के अलावा ये ठीक कह रहे एक मिनट, पास में कुछ नहीं है। इनको बोलने दीजिए। नीरज भाई, मैंने विकास के काम बताए, मोदी जी का नाम एक बार भी नहीं लिया। गलत बात है। मैं बता रहा हूँ, आप उसमें बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। बीजेपी ने विकास कार्य तो जब करेगी कि जब वो क्षेत्र में जाएगी। डॉक्टर महेश शर्मा जी को तो यही पता नहीं है कि क्षेत्र में कौन कौन से गांव है, कितने लोग हैं, कितने नहीं है। कल मैं एक गांव में चला गया, तो वहां पे मैं बता देता हूँ, आप मेरी प्लीज सुन लीजिए बात। वहां पे उनका एक गांव में चला गया, वहां पे उनका ये कहना था कि डॉक्टर महेश शर्मा पिछले 10 साल से नहीं झांके, और हमारी वोटों को तो गिनती में भी मुस्लिम थे, और मुस्लिम ये कह रहे थे कि अब के हम सोच भी रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर महेश शर्मा ने बोल दिया कि हम इनका तो कुछ पता ही नहीं है, इनके गांव में जाने में क्यों समय वेस्ट करना है, बेकार में समय क्यों देना है, और कहीं पे समय लगाया जाए, अपने हॉस्पिटल में समय लगाया जाए। तो कहने का मतलब उनका कोई भी विकास कार्य नहीं है, किसी भी तरह का क्षेत्र में आना जाना नहीं है। उन्होंने विकास किया है, उन्होंने विकास किया है अपने हॉस्पिटल का। जब वो आए थे, जब उनकी जेब में, वो खुद बताते हैं कि 100 रुपए थे और स्कूटर पे आए थे, और आज उनके 22 हॉस्पिटल बताते हैं, और हजारों करोड़ की उनके पास में संपत्ति होगी। और जब भी वो टिकट लेते हैं तो 200, 400, 500 करोड़ तो वो टिकट लेने में खर्च कर देते हैं। धीरज भाई, इतना भी नहीं है। और क्षेत्र में भी अभी भी क्षेत्र में हर वोटर के पास में जो इनको लगता है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति है, सबके पास में जैसा सुनने में आ रहा है, मैंने देखा नहीं है, और पैसे बांटने और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव भाई, आप कुछ कह रहे थे, एक बार अपना 30 सेकंड में आप अपनी बात कर लीजिए। भाई साहब, मैं तो केवल ये कह रहा था कि भाजपा के नेताओं के पास मुद्दों पे बात करने के लिए तो कुछ है नहीं। जिस तरह इनके प्रधानमंत्री जी हवाई हवा बातें करते हैं, इसी तरह भाजपा के नेताओं ने भी सीख लिया है कि जनता को भ्रमित कैसे किया जा सकता है। यदि हम गौतम बुद्ध नगर के व्यापारियों की बात करें तो आज तक माननीय सांसद जी पिछले 10 सालों में छोटे व्यापारियों के लिए एक स्कीम तक लेके नहीं आ पाए हैं। आज हम बात करें तो नोएडा अथॉरिटी छोटे किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना नहीं लेके आ पाई है। अगर हम बात करें सुरक्षा की बात करें तो पिछले 1-1.5 महीने पहले एक वैभव सिंघल नाम के बच्चे की हत्या कर दी गई, तब इनकी पार्टी का सुरक्षा का मुद्दा कहाँ था। अगर हम बात करें विकास की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी का पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में अथॉरिटी का बजट सबसे ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। इतना फंड होने के बाद भी यदि हमारी सोसाइटी के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा, तो इस बारे में तो हमारे गौतम बुद्ध नगर के सांसद को समय इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। ओके, सुनील जी। सही बात है, सही बात। गौरव सिंघल जी, आपको कितना इस लोकसभा की जनता प्रेम करती है, ये तो लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में आपकी औकात आपको बता देती है, और आपका वैश्य समाज ही बताता है सबसे ज्यादा। आप कह रहे योजना नहीं लाए, आप वैश्य समाज में गए हो, गुंडों की पार्टी में भर्ती हो गए, वैश्य समाज से उगाई जाती थी, वो बंद करा दी योगी। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बोला नहीं था, आपने डूब मरने की बात की सांसद को, मैं बोला नहीं, आप चुप रहिए, मैं बोला नहीं, आप बोलिए, मैं बोला नहीं, आप जब बोले मैं बोला नहीं, आप एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आपकी सरकार में उगाई होती थी गौतम बुद्ध नगर में वैश्य समाज से, आप गए, आपका फोटो कोई है वैसे समाज के लोगों के साथ? आप अव्यवहारिक बात कर रहे हैं, आप अव्यवहारिक बात कर रहे हैं, आप अव्यवहारिक बोलिए मत। आप पहले मुझे आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। अब आपकी जवाब तो देना पड़ेगा ना, हमारी बात नहीं, मेरा बात देना। आपने मेरे सांसद को डूब मरने की बातें में फिर भी चुप लगा गया। आप या तो आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं धीरज भाई के बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले मुझे बोलने दो। ठीक है।
आपकी गुंडाई जो गाजियाबाद से गाजीपुर तक और बलिया से बनारस तक चल रही थी, उसे खत्म करने का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। गौतम बुद्ध नगर में जो व्यापारी असुरक्षा महसूस करता था, दिल पे हाथ धर के बता दे जितने भी लोग फ्लैट में रह रहे हैं, ये सपा की गुंडाई से परेशान थे या नहीं थे? आए दिन प्लॉटों पे कब्जे हो जाया करते थे, उनसे सुरक्षा का काम किया है या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, या योगी आदित्यनाथ ने किया है नहीं किया है? और मैं बता देना चाहता हूं आपको, आप कह रहे हैं धीरज भाई संसद को गांव का नाम नहीं पता, तीनों प्रत्याशियों को चैनल पे बैठा लो, जो प्रत्याशी ज्यादा गांवों के नाम बता दे वह प्रत्याशी सांसद घोषित कर दिया जाए। आपका प्रत्याशी पता नहीं कब, ऐसी बात है तो मैं बता देता हूँ आपको कि राजेंद्र सोलंकी हर गांव में हर हाँ परिवार से परिचित है। अरे मेरे गांव में नहीं है, चुनाव खत्म होने वाला है, झूठ बोल रहे हैं आप। भाई हर गांव और समय का परिवार से परिचित है राजेंद्र वो सोलंकी। प्रत्याशी लड़ाया जा रहा है, वो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी लड़ा रही है, जिसके पास गांव में जाने का अभी टाइम नहीं है चुनाव के समय, वो चुनाव के बाद क्या झांकेगा? 15 दिन का समय हर गांव में चलेगी ना, हर गांव में चलेगी। कोई गांव रह पब्लिक उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक मैं वही लाना चाहता हूँ आपको, मैं वही तो हमको पता है, किसी कार्यकर्ता को गाँव का पता है, आप डॉक्टर साहब को बोलने लगे कि गाँव का नहीं पता है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। देखिए शर्मा जी मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। आप पूछ लीजिए राजेंद्र 5 साल में आपको शायद ध्यान हो 2019 में जब चुनाव की बता दे फूलपुर गांव की तरह दादरी विधानसभा में, मैं मान जाऊंगा। उसके लिए बुलाना पड़ेगा सुनील भाई, बुलाना पड़ेगा उसके लिए। व्यावहारिक बात कर रहे हो, कोई आप थोड़ी सी सांस लीजिए। आप परिचित नहीं है धीरज भाई, राजेंद्र सोलंकी जी से परिचित नहीं है। आप मैं जानता हूँ संजय और नारायण दत्त तिवारी जी के साथ रहे, सिकंदराबाद के विधायक रहे, सुप्रीम कोर्ट की वकील। मैं भारतीय जनता पार्टी की आपको ये भी पता होगा श्रीमान जी कि हर परिवार में उनका नाता, हर परिवार से उनके व्यक्तिगत संबंध ना कि गांव से। गांव की तो बात छोड़ो, बुला दीजिए। मेरे गांव में कोई नहीं जानता इस लोकसभा का गांव है, ठीक बुलाओ है, उन्हें। बुला लेंगे कल भेज देते हैं आपके पास। अदरवाइज आप हमारा समर्थन करो, आप प्रचार कर सकते हो बसपा की ओर से। दोबारा क्योंकि देखिए भाजपा को तो पूरी जो पूरा जो क्षेत्र है भाजपा को तो नकार चुका है पूरी तरह से। मैं अपना स्टेटमेंट दे दूंगा, एक क्षत्रिय होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ आपको। मैं राजपूत कर्णी सेना का प्रदेश अध्यक्ष। आप सुनिए शर्मा जी, सुनिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ श्री राजपूत कर्णी सेना का। पूरा प्रदेश देख रहा हूँ, आप जैसे के आशीर्वाद से मुझे दायित्व दिया हुआ है, ऐसे नहीं मिला। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से क्षत्रिय समाज ने विरोध कर दिया है। पूरा क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दामबंद है। महापंचायतों का दौर जारी है। आपने देखा होगा ननौता में, मुजफ्फरनगर, आपने देखा होगा हापुड़, धौलाना, आपने देखा होगा नोएडा के अंदर, आपने देखा होगा चोला बुलंदशहर के अंदर, और कितनी ही सभाएं जारी हैं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार बैरागी जी आ गए, एक बार उनको ले लेते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैं बैरागी जी के पास जाऊं, दिनकर पांडे जी। सुनिए मेरी बात नहीं, अभी 30 सेकंड बाद आपको दूंगा। एक तो मैंने बता दिया चाहता हूँ कि आरएसएस ने भी भाजपा की खिलाफत करी है, उसका कहना है। आरएसएस का खुद कहना है, कल की स्टेटमेंट मैं बता देता हूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उनका कहना है कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा को हराना अत्यंत आवश्यक है, यदि देश और संविधान को बचाना है तो। किसका स्टेटमेंट है? किसका स्टेटमेंट है? किसने किया है? मैं सुना देता हूँ, नाम बताइए ना। मैं बता देता हूँ। आप लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा, सॉरी म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो। हाँ दिनकर जी, ये बताइए, ये जो लोग दोनों अभी तीनों लड़ रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है कि ये आपस में लड़े जा रहे हैं? सूतना का पास जुलाहो में लट्ठा नहीं, ये आपस में नहीं लड़ रहे हैं। नूरा कश्ती है जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका। मैं छोटे छोटे कुछ बिंदु पूछता हूँ। बिल्कुल देखिए, पिछली सरकार, ठीक है, पिछली सरकार ने क्या किया हम सबको पता है। प्लीज सुन रहे हैं।
क्या बस चलाने में पिछली सरकार ने रोका है? 10 साल में एक बस नहीं चली ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, उसके लिए पिछली सरकार कितनी जिम्मेदार है? हमारे यहाँ एक बोर्ड लगा है ग्रीन कलर का, अगर मैं नंबर सही से याद कर पा रहा हूँ तो 2.5 करोड़ का टेंडर था घास लगाने का, पटरी संवारने का, वो 1 इंच नहीं हुआ। क्या वो कर नहीं पाया या अधिकारियों नेताओं को पता नहीं है? सड़क भरने का 5 साल का टेंडर होता है गड्ढे का, अभी भी निकले चुनाव के समय भी मेन रोड छोड़ दें तो गड्ढे से भरे हैं सड़क, क्या वो नहीं दिखता जनप्रतिनिधियों को? अभी चुनाव के समय तो दिखना चाहिए। सफाई के लिए इतना बड़ा टेंडर होता है, सफाई कर्मी नहीं दिखते सड़क पर, हम शिकायत करते करते थक जाते हैं। अभी मेरी सोसाइटी के सामने आइए, आपको कम से कम 1.5 इंच धूल पड़ा है, क्या वो नहीं दिखता नेताओं को या अधिकारियों को, या वो कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है? तो हर चीज में पिछली सरकार तो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो है जो शिकायत के बावजूद। एक उदाहरण दूंगा, हमारे यहाँ करीब करीब 6 महीने लंबा धरना चला था, हम बुलाने गए थे माननीय विधायक और सांसद को, पता नहीं कौन सी बिल्डर की गुट्टी है जो वो आए तक नहीं हमारी मदद करने। किस मुंह से वोट मांगेंगे? ठीक है, हमारे पास विकल्प कम है, 3 में से कोई प्रत्याशी नहीं आया है, हो सकता है जीत जाएंगे, लेकिन काम करके जीत जाएंगे, विकास के बूते बिल्कुल नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूं, 130 मीटर रोड है, हमारी लाइफ लाइन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, तिलपता की तरफ जाते हैं तो एक थोड़ा सा पैच है, वो इतना गंदा है इतने सालों से, क्या किसी को नहीं दिखा? कभी उधर से गुजरे नहीं। उसके अलावा अब अगर आप हनुमान मंदिर चौक पे बहुत जाम लगता है, चार मूर्ति चौक पे बहुत जाम लगता है, लेकिन इरोज संपूर्णम होके आप जाएंगे तो सर्वोत्तम स्कूल के पीछे एक छोटा सा 100-200 मीटर का पैच है, उसमें अभी भी घुटने भर से ज्यादा गड्ढे हैं, नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती है। क्या वो पैच नहीं बन सकता? उसके लिए क्या प्रयास किया? सिर्फ प्रयास नहीं, जो रुकिए, प्रयास नहीं, जो विपक्षी प्रत्याशी हैं क्या उन्होंने ये मुद्दे उठाए? बिल्कुल नहीं उठाए, किसी ने नहीं उठाए तीनों में से। पॉइंट आता राजेश बैरागी जी, 3 दिन के मतलब इतने दिन के प्रचार के बाद तीनों बेचारे जो हमारे वो हैं राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो कह रहे हैं जी हमने बहुत प्रचार किया, लोग कह रहे हैं उन तक लोग पहुंचे नहीं, उनके मुद्दों पर ना सत्ता पक्ष के सांसद विधायक आते हैं ना विपक्ष के नेता आते हैं। ये लोकसभा चुनाव सड़क खड़ंजा बिजली पानी के लिए है या किसी मतलब एक बड़े प्रोस्पेक्ट के मुद्दों के लिए होता है? मैं सभी प्रतिभागियों और उनकी ऊर्जा को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगी। ऊर्जा बहुत, यदि इतनी ऊर्जा चुनाव में लगा देते तो शायद परिणाम बदल सकते, इसके लिए आप भी सकते हैं कि चुनाव का परिणाम पहले से तय है। तो मुझे लगता है जनता जना के निर्णय को पूर्ण रूप से घोषित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सरदार जोगिंदर सिंह का सिंह देना चाहते हैं, जिसे पहले नीला कुश्ती कहते थे, उसको मैच फिक्स कहते हैं। तो मैच फिक्स यही होते हैं कि लड़का सिंह दिखते हैं, जीत तय हो रही होती है। सभी प्रतिभागियों से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि दिनकर जी बार शिकायत कर रहे हैं कि संसार घाट नहीं है, कभी सांसद के पास संसार घाट की समस्या को लेकर ठीक है, ठीक है। आपकी ऑडियो राजेश जी थोड़ा आज प्रॉब्लम कर रही है, एक बार उसको ठीक कर लीजिए। सुनील जी, हाँ सुनील जी, अब प्रश्न ये है कि सबका एक कहना है कि भाई जो पिछली सरकारों ने किया उसी लिए तो सरकार बदली थी। 2014 से आपको 2 बार मौका दे दिया, 17 में आपकी सरकार बनवा दी, 22 में फिर बनवा दी। मेरी आवाज आ रही है? अब आइए। अब आइए। हाँ आ रही है, आ रही है। दिनकर जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या शमशान घाट की समस्या को लेकर आप कभी सांसद महोदय से मिले थे? जी, सांसद महोदय से मिले भी थे, उनके कैलाश हॉस्पिटल में गए थे, विधायक महोदय से मिले थे, सबसे मिले थे, कोई भी रास्ता हमने छोड़ा नहीं है। सबसे विनती और निवेदन कर ली है, क्योंकि हम रेरा का ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, किसी को पोजीशन नहीं मिल रहा, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही, और ये सड़क और बस। मैं दो चीज पूछी कि क्या शमशान के मुद्दे पर सांसद से मिले थे?
बिल्कुल मिले थे सर, हमने पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दी अब थी। मैं आपको बता दूं कि सांसद और विधायक मूलतः आपके शमशान घाट को सड़क बनवाने के लिए नहीं, ये हमने दूसरा काम सौंप दिया है। ये पॉलिसी नेता है, इनको लीज नीचे कहा जाता है। ये विधायक और सांसद जो है हम इनसे खाली उसकी भूखा छुड़वाने लगे हैं, हम इनसे सड़क के गड्ढे बनवाने लगे हैं। उसके लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र है। वो जब नहीं सुनता है तो हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, उनके पास भी जाने की बुरी बात नहीं है। कहा बात चुनाव की, मैं थोड़ी सी लंबी बात करूंगा। चुनाव के समय एकदम आपको पूरा मौका मिलेगा और आप पूरा मेरा विरोध करेंगे तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बात करूँ, कोई ऐसी बात ठीक है दिनकर जी, मुद्दा एक मिनट राजेश जी, दिनकर जी मुद्दा ये है कि क्या हमने पार्षदों के काम, प्राधिकरण के काम सांसद और विधायक से अपेक्षा कर लिए, या फिर सांसद Yes. या फिर सांसद नहीं जी, नहीं। एक मैं- मिनट सुनिए, या फिर सांसद और विधायक ने ये मान लिया है कि चूंकि ये सब काम प्राधिकरण के या पार्षद लेवल के हैं, इसलिए हमें इतनी बड़ी संख्या में ऐसे काम होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं देना। देखिए, यहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका तो है नहीं। प्राधिकरण के पास हम आवेदन लेकर गए थे, ये छोटी छोटी चीजों की, श्मशान की अलग, बहुत सारी समस्याएं, श्मशान पे ही बात कर लेते हैं, कई साल पहले लेके गए थे हम। उसके बाद क्या हुआ, उस समय नरेंद्र बूढ़चंद जी थे, उन्होंने आदेश भी दिया था अधिकारियों को कि इसकी जगह चिन्हित करके बनाई जाए। श्मशान के लिए भी बोला था, खेल के मैदान के लिए बोला था, इन चीजों के लिए भी बोला था, लेकिन उस पर कोई प्रगति नहीं हुई। तो उस मुद्दे को कौन उठाएगा? हम तो चिल्ला रहे हैं प्राधिकरण के सामने, जनप्रतिनिधि इसीलिए तो हैं कि जो काम नहीं हो रहे हैं हमारी मदद करेंगे प्राधिकरण में जाके। अगर वो मदद नहीं कर ठीक पा है। रहे तो फिर हम अब कहाँ जोगिंदर जाएं? सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर ये सारे मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, ये जो जी। सड़क का मुद्दा है, ये जो सारे मुद्दे हैं, ये सांसद विधायक के नहीं हैं, तो क्यों तो भाजपा के सांसद जो हैं लोकसभा में इसको लेकर मुद्दा उठाते हैं, और क्यों भाजपा के विधायक इन सारे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं? मैंने सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक धीरेन्द्र सिंह और आपके तेजपाल नागर जी और पंकज सिंह, तीनों को जो है इन मुद्दों को विधानसभाओं में उठाते हुए देखा है। अगर ये मुद्दे सांसद विधायक के नहीं है तो फिर ये क्यों उठा रहे हैं? क्या ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि देखो हमने ये कर दिया? बिल्कुल आपका आखिरी शब्द है ना, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये शब्द बिल्कुल सटीक है। ये मैं एक बात बताऊं, ये मुद्दे इन्हीं के हैं, इन्होंने जहां जहां भी उठाए, जब इनका स्क्रू टाइट हो गया हम लोगों की तरफ से, इन्होंने सांकेतिक तौर पर उठा दिया, इन्हें हल करने के लिए नहीं उठाए। अगर इन्होंने हल करना होता तो ये कोई मुश्किल नहीं है। जो नोएडा प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है या यमुना प्राधिकरण है, ये सरकार के अंदर ही आते हैं और सरकार से ही जो भी आदेश हो ये उसको मानने के लिए बाध्य हैं। मतलब ये इतनी इनकी जुर्रत इतनी बढ़ गई कि ये रेरा का आदेश नहीं मानते, डीएम है वो रेरा का आदेश नहीं मानता। मतलब जो ये भी आईपीएस, ये आईएएस, वो भी आईएएस, इनके अधिकारियों की आपस में ईगो कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, मतलब एक का आदेश, क्योंकि वो भी आईएएस है मैं भी आईएएस हूं, वो मानते ही नहीं, और हम लोग पूरे फंसे पड़े। और इनके सुनिए, इनके ऊपर हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं और इनको सब कुछ बताया गया, खाली जवानी नहीं बताया, लिख कर दिया हुआ है। जो दिनकर जी बोल रहे हैं, मैं भी महबूबा का सिपाही हूँ और मैं इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए, ये उनको नहीं मानते। जोगिंदर जी, बस मैं बस यही रोक रहा हूँ, यही रोक रहा हूँ। चीजों के ऊपर हमारे जनप्रतिनिधि जो से हैं, ये पांचों, सुनिए पांचों नहीं, छह के छह, ये भी नकारा साबित हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो पहले वाले जो मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को बोलूं, ये लोग भी अभी कहते हैं कुकर मुतर हो गए हैं अभी इलेक्शन टाइम में, अभी अब पिछले 10 साल से इन सारी चीजों पे गायब है। बस रोक रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, ये कितनी है? धीरज जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक को अनम्यूट कर लीजिए धीरज जी। धीरज जी, ये जो सारी समस्याओं का जड़ है, ये बहुजन समाज पार्टी के समय 2007 से 12 तक की समस्याएं हैं, जो आज गौतम बुद्ध नगर में किसानों की समस्याएं हैं, फ्लैट बायर्स की समस्याएं हैं, या जितनी भी समस्याएं हैं ये, तो आप नहीं, एक्चुअल में जो काम करता है उसको समस्या भी आती है। हाँ। जो काम करता है ना, क्योंकि काम ही ये सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ने किए हुए हैं।
ये जितने भी काम अपना अपना गिना रहे हैं, कोई भी पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी ने जिला ही बहुजन समाज पार्टी बनाया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर की जो स्थापना की थी वो बहुजन समाज पार्टी के टाइम में हुई थी और उन्होंने ही की थी। और जो काम जो गिना रहे हैं ना, चाहे ये एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी का ये एक्सप्रेसवे हो, चाहे ये आपका हॉस्पिटल हो, काशीराम हॉस्पिटल, चाहे आपका नोएडा वाला हॉस्पिटल हो, चाहे आपका जीबीयू हो, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी हो, बालिका बालक इंटर कॉलेज हो, कितने ही काम ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में किए गए हैं। और अन्य सरकार जो है अपना नाम लेके अपना बेनिफिट उठाना चाह रही है। धीरज जी, अच्छा, जब अगर आपका इतना ही काम था, और धीरज जी, अगर आपका इतना ही काम था तो फिर आपकी 2012 में सरकार क्यों नहीं बनी? आप कभी यहाँ से 2000 देखिए, वो तो ये कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासनकाल कांग्रेस का रहा है, सबसे ज्यादा जो शासन किया है वो कांग्रेस का समय रहा है, ठीक है। वो भी बदली, बीजेपी भी बदली, और बहुजन समाज पार्टी भी बदली, और समाजवादी भी पार्टी बदली, और अब जाके फिर बहुजन समाज पार्टी। ये तो अदलना बदलना चलता रहता है, तो समय है, बदलाव है, होता रहता है। और अब समय आ गया है फिर ये बीजेपी का फिर समय आ गया है। जब देखिए बीजेपी की स्थापना जो की थी, या बीजेपी को स्थापना नहीं कहना चाहिए, बीजेपी का जो खड़ा किया गया था, बीजेपी को इस स्तर पे जो लेके आया, वो क्षत्रिय समाज और आरएसएस दो लोग थे। मानते हैं आप सभी, ये तो एक्सेप्ट करते होंगे, ठीक है। आज क्षत्रिय समाज भी लामबंद है और आरएसएस। मुद्दा ये नहीं है। देखिए, आप फिर जाति पे आ गए। मेरा मुद्दा ये है कि जो आप नहीं, जाति पे नहीं, जाति पे तो ये लोग आ रहे हैं, हमारे सारे टिकट काट दिए। ठीक है, जाति तो ये लोग आ रहे हैं, हम जाति पे नहीं आ रहे। अब एक मिनट शांत हो जाइए, अब एक मिनट शांत हो जाइए। गौरव जी, 2012 में देखिए, ये देख लीजिए, ये अभी कह रहे थे शर्मान जी, एक मिनट आरएसएस का स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहे तो। मैं अभी शर्मा जी आपका कहूंगा इसी बात को लेकर। गौरव जी, जो मोदी जी दावा आज कर बीजेपी 400 पार, वो 400 कैसा रोक सकते? इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है? आरएसएस का स्टेटमेंट। बीते 10 साल से मैं आपको करेक्ट, एक मिनट बंद कर दीजिए, राज कर रही है। एक मिनट बंद कर दीजिए। और ये 10 साल नहीं, कंप्लीट नहीं है ये फैब्रिकेटेड है, एआई से जनरेटेड है। मैं जानता हूँ इसको, जो आप नहीं, बिल्कुल नहीं ऑथेंटिक है, बिल्कुल नहीं ऑथेंटिक है, मैं जानता हूँ। हाँ, गौरव जी ऑथेंटिक है। एक मिनट बंद कर लीजिए। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप इस पे देखिए, वो ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और स्टेटमेंट है, ऑथेंटिक है। ठीक है, मैं गौरव जी आपके पास आ रहा हूँ। आरएसएस ने कहा है कि यदि देश को और संविधान को बचाना है तो आरएसएस इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेगी और इसे हराने का काम करेगी। ठीक है, एक मिनट। गौरव जी, आप भी 2012 से 17 तक रहे। आपने भी कहा कि इन लोगों ने तो कोई काम नहीं करा, काम तो हम ही करके गए। तो फिर आपको क्यों हटा दिया गया? दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास ना मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसको इन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, जिसे आप सब लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। जब उस समय अखिलेश की सुनिए ना, अब बोलने दीजिए। अगर आपको अपनी सुनानी है तो हमें क्यों बुलाते हैं? आप अपनी बोल लिया कीजिए। जब 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अगर एक छोटा सा भी कोई दुर्घटना हो जाती थी तो पूरा का पूरा मीडिया अखिलेश यादव की फोटो लगा के मीडिया में उसे चलाता था। आज दुनिया भर के कुकर्म हो जाते हैं, कांड हो जाते हैं, और मजाल है किसी मीडिया की कि वो टीवी चैनल पे दिखा दे। ये तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आशु भाई की एनसीआर खबर इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाता रहता है, वरना किसी हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा सरकार और मोदी सरकार, योगी सरकार के खिलाफ कोई न्यूज दिखा दे। इवन पुलिस महकमे को भी आदेश है कि एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। एफआईआर दर्ज नहीं होती है आम आदमी की। और 420 अपराध जितना उत्तर प्रदेश में बढ़ा है,
हो सकता है सुनील शर्मा जिस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अपराध तो बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति भी अपराध बढ़े हैं, युवाओं के प्रति भी अपराध बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। और दूसरी बात, वैश्य समाज, व्यापारी समाज का जितना भी उत्थान समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, यदि उसका कोई दोहन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सेक्टर 9 का मुद्दा आज तक नहीं सुलझा है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, आज तक कोई भी विधायक, कोई भी सांसद उस मुद्दे को सुलझा नहीं पाया है। व्यापारियों की सबसे बड़ी दुकानें वही हैं, पूरा बाजार है। जीएसटी के जितने छापे, जितने नोटिस इन सरकारों में आ रहे हैं, आज तक कभी नहीं आए। व्यापारी त्रस्त है, लेकिन मोदी जी मस्त है। सुनील शर्मा जी, आप पर दोनों लोगों ने आरोप लगा दिए और दोनों लोग कह रहे हैं काम तो हमारे हैं, आप तो सिर्फ फीता काट रहे हो। और वो तो एक वीडियो भी आए हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी की मैं बिल्कुल वो नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं उसमें फैब्रिकेशन की गुंजाइश है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इस पे बात करूंगा। गौरव भाई और धीरज भाई, मैंने आपकी दोनों की बात बड़े प्यार से सुनी है, मेरी भी सुन लेना, बोलना मत जी। ये जो भैया गौरव भाई कह रहे हैं, अरे भैया आपकी सरकार में तो इतना आतंक मच गया था कि जनता त्राई कर गई, इतने प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनाई, उसका गुस्सा था, और दोबारा बनाई योगी जी के काम पे बनाई। मैं सिर्फ एक मुद्दे पर तो बाबूजी बैठे हैं और हमारे दिनकर साहब बैठे हैं, क्या सपा की गुंडई से सुरक्षा मिली है नहीं मिली भाजपा की सरकार में? मैं आपके विरोध को भी झेल रहा हूं, तो आप ईमानदारी से बता दीजिए, योगी जी की सरकार में माफियाओं से निजात मिली है या नहीं मिली गुंडई से, जो गुंडई नेताओं की चल रही? एक मैं बहुत ईमानदारी से जवाब देता हूँ। नहीं, ये अच्छी बात है। पासपोर्ट बनवाने गया था मैं, और पहली बार पुलिस ने पैसे नहीं मांगे। तो आप ये, पुलिस ने पैसे नहीं मांगे, मैं आपकी बात करूं तो ईमानदारी से ये सब लोग देते हैं। जी धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, एक मिनट, आप सुरक्षा के मामले में मेरे बाबूजी जो से मैं मानता हूं कि सारी चीजें, सारी समस्याओं का निदान इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मैं इस चैनल पे भी स्वीकार करता हूं, पर ईमानदार प्रयास मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक मिनट सुन लें। आप बाबूजी गांवों में जाइए, जिन महिलाओं के शौचालय नहीं थे, जिन महिलाओं को गैस के सिलेंडर नहीं थे, जिन महिलाओं को कितने आवास मिले हैं, गरीब तबके के लोगों को, इन लोगों को पता क्या है? ये लोग तो बस हवाई बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इसी चैनल के माध्यम से, एक मुख्यमंत्री हुए थे, बड़े गंभीरता के साथ कह रहा हूं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, वो बच्चियों के साथ बदतमीजी हो जाती थी तो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, इससे अपराध बढ़ता था। और एक मुख्यमंत्री हुआ, वो कहता है बच्चियों के साथ अपराध होगा तो गोली मार दी जाएगी, इससे अपराध घटता है। अपराध संदेशों से बढ़ता है, संदेशों से घटता है। मैं कानून पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं कि अपराध को जड़ के समूल से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, और योगी आदित्यनाथ ने उस अंकुश को लगाने का प्रयास किया है। अपराध कहता है तख्ती पर लिखकर मुझे जेल ले जाओ, और जेल का अपराधी कहता है मुझे बेल मत दो। ये योगी आदित्यनाथ की देन है। अब मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करता हूँ। बाबूजी गांवों की तरफ आइए, गांवों में रास्ते नहीं थे, गांवों में खरंजे और हुए बने पड़े हैं। गांवों के लोगों की समस्याओं को भी समझिए आप, कितना विकास वहां हुआ है। आप कनेक्टिविटी लालकुआ से चलेंगे और आप इधर चले जाएंगे गुलाबपुर तक, सारी कनेक्टिविटियां जोड़ दी गई हैं गांवों से। आप वहां आइए बाबूजी, उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके लिए शौचालय नहीं थे, उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके लिए सिलेंडर नहीं थे, उन गरीब लोगों के बारे में सोचिए। पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में कौन सोचेगा? मैं जाति की बात नहीं कर रहा, क्षत्रिय समाज हमारा गौरव है, हमारी पार्टी का गौरव है। योगी आदित्यनाथ उसी समाज से संबंध रखते हैं, पश्चिमी उत्तर जो और महेश शर्मा का ये कहना है कि जो एक मिनट मोदी जी को वोट नहीं देगा वो अपने बाप का, ये कौन सा बयान है? भैया एक मैं अभी 10 मिनट बाद बात करूँ। एक मिनट। ठाकुर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वह आपके समाज से हैं। सत्येंद्र सिसोदिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वह आपके समाज से हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, मेरा तो जवाब ये दीजिए, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं। इन दोनों के बारे में क्या किसी समाज से होना उपलब्धि है? क्या हम ये बात करने बैठे हैं कि कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, क्या है? मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा। हमारे अधूरे सड़क है, बस नहीं चली, स्मशान नहीं है। बिल्कुल मुद्दों पे आइए आप लोग। दिनकर भाई की बात से सहमत हूँ, ठीक है, मुद्दों पे भी जरूरी है। मैं दिनकर भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन सांसद और विधायक की निधि मैं मानता हूं कि अथॉरिटी के
जो प्राधिकरण है उनके ऊपर अगर कोई जाएगा, सांसद विधायक जाएगा, उसे बोलना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। बोल क्यों नहीं रहा है सुनील भाई? जाकर देखें। सुनील भाई, आरोप तो यही है कि बोल नहीं रहा है कोई। नहीं, वो बोल रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ। चिट्ठियां प्राधिकरण में जाके देखिए, काम हो रहे, सारा काम। जो सपा ने बहुत गुंडई प्राधिकरणों में फैला रखी थी, कितने अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, कितने लोगों पर संपत्तियां जो जब्त करी हैं इन अधिकारियों की, अच्छा, वो योगी जी की सरकार में होता है। प्राधिकरण को एक सवाल, एक मिनट। आपने प्रशासन की बात करी और बड़ी अच्छी बात करी कि आपके यहाँ इस समय बड़ा जबरदस्त आपके राज्य में परिवर्तन हुआ है। गुंडों को लेके, गुंडे को तख्ती लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग, एक मिनट जोगिंदर जी वही आ रहा हूं, वो सारे लोग जो सापा और बसपा में गुंडे कहे जाते थे, आजकल भाजपा में आके संत हो गए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। भाजपा में आने के बाद उन लोगों ने किसी को करप्शन का चार्ज उन पर हो, और बदलाव तो वाल्मीकि में भी हुआ था। समय परिवर्तन है, समय के अनुसार व्यक्ति को बदलाव का मौका दिया जाता है। और एक मिनट, यही था। नहीं, यही मेरी बात कंप्लीट, मेरी बात आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। सपा बसपा में देता रूपाला पे भी बात कर लीजिए आप। क्या पुरुषोत्तम योगी आदित्यनाथ पे क्यों नहीं होगी? सत्येंद्र सिसोदिया, योगी आदित्यनाथ जी पे आपस में तीनों लड़िए मत। डॉक्टर महेश शर्मा पे भी कीजिए। ये जाति का विषय नहीं है, आप मुद्दों पर आशु जी, मैं एक सवाल तीनों लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। एक एक करके नीतियों को नीतियों में बदलना चाह रहे हैं ना, जेल भेज देंगे। एक मिनट प्लीज भ्रष्टाचार की गौरव भाई एक मिनट जोगिंदर सिंह जी, पहले आप 30 सेकंड में कुछ बोलना चाहते हैं। लालू यादव को भेजा है बिहार में, लालू यादव को भेजा है। हेलो, भेजा है लालू जी को, जोगिंदर सिंह बेल पाए थे। एक मिनट, उनके साथ गठबंधन, सोनिया जी और राहुल जी बेल पे हैं। भैया क्या बात है? एक मिनट, जोगिंदर सिंह जी आपके पास तो भ्रष्टाचार की फाइलें थी, अब तक क्यों नहीं है? रॉबर्ट वाड्रा ने 2,000 करोड़ बनाए थे, आपसे तो आज तक सिद्ध नहीं हुआ। आपकी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने क्लीन चिट दी है मान्यवर। अरे भाई एक मिनट गौरव भाई, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, तीनों को। हमारे ईमानदारी से काम हो रहा है। मैं 1 मिनट तीनों को म्यूट कर रहा हूँ। जोगिंदर जी तो कह रहे हैं आप नाजायज आप बता रहे थे 30 सेकंड आपके लिए। पहले जोगिंदर जी आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा आप हूँ। बोलिए जिंदर भाई। जी, मेरा तीनों प्रत्याशियों से एक सवाल है। पिछले क्या हुआ हमें नहीं जाना उसमें, लेकिन अभी पिछले 5 साल में जो एक्टिव थे, हमारे अधूरे सड़क, गंगा जल जो अटकी है, यहाँ पे अंडरपास, फ्लाईओवर, बस, रजिस्ट्री और मेट्रो, इन सब पे विरोधी हो या सत्ता पक्ष कितनी बार आवाज उठाई? 1.5 साल लगातार हम लोगों ने प्रदर्शन किए, कितनी बार मिले? और प्राधिकरण में लगातार हम भी चिट्ठियां दे रहे हैं। उस चिट्ठी के सपोर्ट में जब हम मदद मांगने गए तो कितनी बार तीनों गए, बसपा, सपा और भाजपा। हाँ, एक मिनट जोगिंदर जी, आपको आवाज आ रही है? जोगिंदर जी का विषय था, उसको हम लोग देखते हैं। हमारे तीनों प्रत्याशी, मैं बीजेपी आपकी आवाज ऑडियोबल नहीं हो रही जोगिंदर जी। आपकी आवाज ऑडियोबल नहीं हो रही है। हेलो, आपकी आवाज सही, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है, सही नहीं आ रही है आपकी आवाज। नहीं, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। सिग्नल, आप अपना सिग्नल करेक्ट कीजिए। राजेश जी आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, सिग्नल ठीक कीजिए। राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, ब्रेक हो रही है, ब्रेक। राजेश जी, सुनील शर्मा जी ने कहा सारे प्रत्याशी लोगों के पास पूछे, कारण एक ही है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत है, इसमें से तीन टुकड़े होने चाहिए इसके। इसको अभी यहाँ तक हो नहीं पाएगा, कम शब्दों में कह रहा हूँ। ठीक है। राजेश जी
एक मिनट जोगिंदर जी एक मिनट, आपकी वॉइस आवाज कट रही है। सुनील जी, हाँ सॉरी राजेश जी, सुनील जी ने ये कहा कि वो जो अंगुली माल थे या वाल्मीकि थे, मतलब जो रत्नाकर थे, वो भाजपा में आके संत हो गए, इसलिए कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही है और भाजपा को इन्हें सपा और बसपा के खोज खोज के गुंडों को अपने यहाँ भर्ती कर लेती है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बात ठीक तो है, लेकिन ये सतयुग नहीं। जी ये जब की बात है, हाँ ये बातें हम त्रेता युग की, ये बातें हम बुद्ध काल की। अपराधियों को और दूसरे भाई आगे हो तो मैं कॉल ड्रॉप कर दूं। नहीं 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 एक क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी जी आपकी आवाज आ रही नहीं आ रही साहब। दूसरे दलों के लोगों को और ऐसे लोगों को जिन पर विभिन्न तरह के निर्विचार के अपराध के आरोप हैं, उन भाजपा ने लेकर निश्चित तौर पर गलती की है। एक पार्टी के चरित्र से समझौता की। इसके लिए तर्क दिए गए कि विलेमान वाल्मीकि भी वाल्मीकि बन गए थे, वो सब तर्क नहीं, उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, वो तो ठीक नहीं। लेकिन जहाँ तक बात कानून व्यवस्था की, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इसे अपराध आपकी आवाज समझने का भी पॉलिटिक्स हो गई। राजेश जी अब हो नहीं रहा है, मुझे लगता है आपकी आवाज कट रही है। मैं क्योंकि टाइम आवाज नहीं नहीं आ रही, अभी क्लियर नहीं आ रही है। मैं इस परिचर्चा को, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, हालांकि दिनकर जी के सवाल थे, मैं चाहूंगा कि तीनों प्रत्याशी एक एक करके 15-15 सेकंड में सिर्फ सीमित जवाब दे दें कि उनके मुद्दों पर उन्होंने क्या किया है, उनके प्रत्याशियों ने, और आगे क्या करने वाले। पहले गौरव सिंघल जी आप। मैं ये पूछ रहा हूं कि दिनकर जी के जो सवाल थे कि उनके मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर आप लोगों ने क्या किया 5 साल में, पक्ष या विपक्ष, और अभी क्या करने वाले हैं। देखिए हमारे मैनिफेस्टो में माननीय अखिलेश यादव ने जो हमारा मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें गौतम बुद्ध नगर नोएडा के लिए हमने अलग से मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें सोसाइटीज की रजिस्ट्री का मुद्दा प्राथमिकता के तौर पर हमारे प्राथमिकता में है। अगर हमारी सांसद चुने जाते हैं तो ये आप मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि प्राथमिकता के तौर पर रजिस्ट्री का ये नहीं मुद्दा बता सुलझाया दे जाएगा। आप ये नहीं बता सकते गौरव सिंघल जी के इस मैनिफेस्टो से पहले आप कितनी बार ब्रेड बायर्स के समर्थन में अथॉरिटी के सामने प्रदर्शन करने गए। ये केवल चुनावी मैनिफेस्टो है और चुनाव के समय पर सब आते हैं, और वो ब्रेड बायर्स का मुद्दा, वो सड़क टूटने का मुद्दा, गड्ढों का, आप कभी नहीं गए। ठीक है मैं आप ब्रेड बायर्स को लेकर कभी मैं नहीं। अभी इसको डिबेट में नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लोज कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। धीरज जी, पंकज शर्मा, पंकज सिंह को देखना चाहिए। गौरव जी, देखिए हमारे जो प्रत्याशी हैं, बसपा के जो प्रत्याशी हैं, मैं तीन चीजों पर फोकस डाला उन्होंने। एक तो रोजगार दिलाएंगे 60%, जो भी यहाँ पे कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं, उनके अंदर जो स्थानीय निवासी हैं उनको 60% तक की मतलब 60% की जो वो है स्थानीय निवासी। बेचारे दिनकर जी की क्या गलती है? दूसरा जो नहीं एक मिनट, जो बंद है, दिनकर जी की क्या गलती है? खुलवाने का काम करेंगे। तीसरा जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा बनवाने का काम करेंगे, और जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल ने भ्रष्टाचार फैला रखा है और ये जो फैला रखा है, इसमें अदादुंदी मचा रखी है लूटपाट में, उसको खत्म करने का काम करेंगे। सुनील जी आपका क्लोजिंग कमेंट। जी आपका क्लोजिंग कमेंट सुनील जी। आवाज अनम्यूट कर लीजिए अपना, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नहीं, अनम्यूट कर लीजिए सुनील जी, अभी म्यूट है वो, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए उसे। आवाज आ रही है? हाँ भाई आवाज। मैं सभी पैनलिस्ट को बड़ी गंभीरता से आश्वस्त करता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत इस गौतम बुद्ध नगर की समस्या हैं उस पर बड़ी गंभीर थी। आपने आदरणीय विधायक धीरेन्द्र सिंह को सदन में, चाहे आपका लिफ्ट वाला मामला हो, चाहे फ्लैट बायर्स का मामला हो, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने बड़ी गंभीरता से इस विषय को उठाया। मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई करने का काम भी किया। बिगड़ी हुई व्यवस्था है। बहुत जल्दी मैं दिनकर भाई की पीड़ा को समझ सकता हूँ कि रजिस्ट्री ना होना, एक व्यक्ति मकान ना ले पाए, उसको कितना होता है। लेकिन आपका जो कहने का व्यवस्थाएं मतलब है बिगड़ी, कि ये जो मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको आपको परेशानी क्या है? क्लोज करना है। नहीं, नहीं, धीरज जी, आप क्लोज करना है। महेश शर्मा जी, आपकी परेशानी क्या है? क्लोज करना है। आपकी परेशानी क्या है? क्लोज करना है। आपकी परेशानी क्या क्लोज है? करना है। क्लोज करना नहीं, है। आप ये जवाब दे दीजिए। अरे मेरा क्लोज करना मेरा है। जवाब मैं कह रहा हूँ, दिनकर भाई की जो समस्या है उस समस्या पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी, आपको तो बिरादरी की बात चल रही है। मैं ठाकुर समाज हमारी पार्टी का कोर वोटर है, ठीक है। वो पार्टी को वोट अरे दे भाई रहा साहब, है। मुद्दे पे आइए। समझ गए? जाति पे नहीं आना है। हाँ, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। दिनकर भाई, आपकी समस्या जायज है, लेकिन जो व्यवस्थाएं भाजपा की जब सरकार में थी, सपा और बसपा की ने जितनी भ्रष्टाचार की जड़ें यहाँ इतनी जमा ली थी, प्राधिकरण का जो भ्रष्टाचार का बीज बसा था, सपा ने उसे वट वृक्ष बना दिया था। उन अधिकारियों को हटाने का काम किया है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्राधिकरण को एक लाइन पर लाई है। तीनों प्राधिकरणों को एक प्राधिकरण भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, सरकार करने जा रही है उत्तर प्रदेश की। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। हम जन भावना को समझ रहे हैं, लेकिन बिगड़ी व्यवस्था को, जो समस्याएं पिछले 15-20 साल से बिगड़ी हुई थी, उन्हें सुधारने में समय लगेगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका ज्यादा होती है। कोई भी सरकार हो, प्राधिकरणों पर सांसद अपनी बात कह सकता है, चिट्ठी लिख सकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने उन विषय को बड़ी गंभीरता से लेकर आपका इन 5 वर्षों में मैं मानता हूं कि लगभग आपकी 70% जो समस्याएं उसको भारतीय जनता पार्टी निपटाने का काम करेगी। राजेश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, बस इसके बाद क्लोज करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पूरे तीनों सांसदों में से हो सकता है डॉक्टर महेश शर्मा जी को ये मालूम हो, उनके पास डाटा हो सकता है, बाकी दोनों प्रत्याशियों के पास ये डाटा भी नहीं है कि हमारे गौतम बुद्ध नगर में कुल कितने उद्योग चल रहे हैं जय हो, और उनमें कितने लोगों को नौकरी देने की क्षमता है। कोई डाटा नहीं। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ये सब चुनावी बातें हैं कि रोजगार देंगे, स्थानीय लोगों को भरेंगे। नहीं, सुनिए जी, बस अब क्लोज। अगर ये जो है, ये सब चुनावी बातें हैं। इनके तो 15 दिन 20 दिन पहले तक तो उम्मीदवार तय नहीं थे। तो जब उम्मीदवार तय नहीं थे तो उनके पास डाटा कहां से आएगा? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ। पार्टियों को लेकर जो लोगों का एक विचार बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी में अपराध, गुंडाई उस तरह से थी, बसपा सरकार में खास लोगों के की बात चल रही थी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि उन्होंने आकर ये अपराध खत्म कर दिया। मैं कुछ और भी कहना चाहता था, हालांकि टाइम कम है, कि ये केवल क्षत्रिय समाज को टिकट देने के लिए कह रहे हैं कि टिकट नहीं दिया। मैं ऊपर से नीचे तक गिना सकता हूं कि क्षत्रिय लगभग सभी प्रमुख सीटों पर बैठे हुए। नहीं, मैं अभी इस पे नहीं आना चाहता हूं। मैं इसको अब यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। जी। मैं आना भी नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है कि केवल टिकट देने की बात नहीं है। आप ऊपर से नीचे तक एक थानेदार की कुर्सी तक देखिए कि कितने क्षत्रिय बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लोज करते हैं। तो चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। प्रत्याशियों की और पार्टियों की लड़ाई अभी जारी है और ये लड़ाई परसों तक जारी रहेगी। हालांकि लोगों के मुद्दे तीनों में से कोई टच नहीं कर रहा है। लोगों को इस बात का बेहद अफसोस है। फिर भी लोग परसों को किसको वोट देंगे, इसका पता परसों ही चलेगा। आप सभी प्रत्याशियों, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बार फिर से इस परिचर्चा को आज समाप्त करते हैं। नमस्कार।